करमोली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की क्लास में हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। जी, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो हम एक एक बिंदु को पहले पढ़ेंगे और फिर उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति है, प्रत्येक विषय की भांति समाजशास्त्र का भी एक विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु निर्धारित है। इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक दायरा होता है ना, जैसे इतिहास अतीत की घटनाओं को पढ़ता है, विज्ञान प्रकृति के नियमों को। सही। वैसे ही समाजशास्त्र का भी अपना एक फिक्स्ड एरिया है, एक दायरा है कि वो किन चीजों का अध्ययन करेगा और किन का नहीं। ओके, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री का नाम आता है, एलेक्स इंकल्स। हाँ, एलेक्स इंकल्स। इनकी किताब का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, तो इंकल्स ने क्या कहा? पंक्ति है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु पर विचार प्रकट किया और बताया कि पश्चिमी समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं किया गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं तथा परस्पर अंतर्व्याप्त भी हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कोई अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। हाँ, इसको ऐसे समझिए। इंकल्स कह रहे हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र मतलब उसका दायरा और उसकी विषय वस्तु मतलब जो चीजें वो पढ़ता है, वो दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अच्छा, तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात क्लियर हुई। जी, अब जो मुख्य बहस है वो ये है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र आखिर होना क्या चाहिए। हाँ, पंक्ति कहती है, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होना चाहिए। उस बात को लेकर विभिन्न समाजशास्त्री दो भागों में विभाजित हैं। बिल्कुल, मतलब सभी विद्वानों में इस बात पे सहमति नहीं थी कि समाजशास्त्र का दायरा कितना बड़ा हो। तो मोटे तौर पर हम उनके विचारों को दो ग्रुप्स या संप्रदाय में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला संप्रदाय कौन सा है? पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसे फॉर्मल या पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल भी कहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इनकी मुख्य मान्यता क्या थी? इनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के बाहरी स्वरूपों का अध्ययन करता है और ये मानते थे कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना के खास पक्षों का ही अध्ययन करता है। एक मिनट, विशेष विज्ञान और बाहरी स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इस ग्रुप के लोग मानते थे कि समाजशास्त्र को हर चीज की खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हाँ, ओके। न कि उसकी अंतर्वस्तु यानी कंटेंट पर। स्वरूप और अंतर्वस्तु, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थे जॉर्ज सिमिल। उन्होंने कहा कि जैसे एक ग्लास है, ग्लास का स्वरूप तो वही रहता है ना, पर उसके अंदर की अंतर्वस्तु बदल सकती है। कभी पानी, कभी दूध, कभी जूस। सही बात है। तो सिमिल ने कहा कि समाजशास्त्र को उस गिलास का अध्ययन करना चाहिए, यानी स्वरूप का, न कि उसके अंदर रखी चीजों का, क्योंकि स्वरूप स्थिर रहता है और अंतर्वस्तु बदलती रहती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य समर्थक कौन-कौन थे? ये नाम परीक्षा के लिए जरूरी होंगे? बहुत जरूरी। इनमें जॉर्ज सिमिल तो हैं ही, उनके अलावा वेबर, वीरकांत, वॉन वीज, पार्क एवं बर्गिस, टॉनीज, सी बूगले और रॉस का नाम आता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे संप्रदाय पर। ये तो पहले वाली के एकदम उलट होगा। जी बिल्कुल। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। और इनकी मान्यता क्या थी? इनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के आंतरिक स्वरूपों, अंतर्वस्तु का अध्ययन करता है और यह समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अच्छा, तो ये सामान्य विज्ञान वाले लोग थे, मतलब ये खिचड़ी पकाने के पक्ष में थे। एक तरह से कह सकते हैं। इनका मानना था कि समाज एक शरीर की तरह है, आप दिल को फेफड़ों से अलग करके नहीं समझ सकते। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए समाजशास्त्र को समाज की हर घटना और उसके हर पहलू का अध्ययन करना चाहिए। ये भी तार्किक लगता है। तो इसके प्रमुख समर्थक कौन थे? इसमें बड़े बड़े नाम हैं,
जैसे दुर्खीम, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, हॉबहाउस और समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट भी इसी विचार के थे। साथ में वॉर्ड, गिडिंग्स, वर्स्टीड और मोटवानी भी। चलिए अब इन संप्रदायों के कुछ प्रमुख विचारकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय में सबसे पहले जॉर्ज सिमिल की बात करते हैं। जी, सिमिल की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ मनी। और जैसा हमने अभी ग्लास वाले उदाहरण से समझा, उनका मुख्य बिंदु यही था कि समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं की अंतर्वस्तु की जगह उनके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। स्वरूप अपरिवर्तनशील है और अंतर्वस्तु परिवर्तनशील। बिल्कुल। अब बात करते हैं टॉनीज की। इनका पूरा नाम फर्डिनेंड टॉनीज था, है ना? हाँ, और इनकी किताब का नाम परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, गेमाइनशाफ्ट एंड गेसेलशाफ्ट। जर्मन नाम है, पर याद रखने पड़ेंगे। गेमेनशाफ्ट एवं गेसेलशाफ्ट। तो टॉनीज ने क्या कहा? टॉनीज ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप के आधार पर समाज के 2 प्रकार बताए। उन्होंने कहा, एक होता है गेमाइनशाफ्ट, जिसे हम समुदाय कह सकते हैं। समुदाय जैसे गांव या परिवार? बिल्कुल। गेमेनशाफ्ट की उत्पत्ति अपने आप होती है। इसमें घनिष्ठ, व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध होते हैं, जैसे परिवार में होते हैं। और दूसरा गेसेलशाफ्ट? गेसेलशाफ्ट मतलब समाज या समिति। इसकी उत्पत्ति जानबूझकर होती है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसमें संबंध औपचारिक, अव्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे कोई शहर या कोई कंपनी? एकदम सही। तो टोनीज का निष्कर्ष था कि समाज का जो विकास है वो गेमेनशाफ्ट से गेसेलशाफ्ट की ओर होता है, समुदाय से समाज की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आते हैं मैक्स वेबर पे। मैक्स वेबर की किताब है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को और भी सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक क्रिया, ये क्या होती है? वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कोई भी ऐसा व्यवहार है जो अर्थपूर्ण हो, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाए और वो दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित हो। भावात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरागत सामाजिक क्रिया। अभी के लिए बस नाम जानना ही काफी है। ठीक है, तो ये थे स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य विचारक। अब समन्वयात्मक संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं और यहाँ सबसे बड़ा नाम है दुर्खीम का। हाँ, एमिल दुर्खीम। उनकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। दुर्खीम ने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधान यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र होना चाहिए। सामूहिक प्रतिनिधान, ये क्या है? ये समाज की सामूहिक मान्यताएं, विचार और भावनाएं हैं। जैसे हमारे समाज में धर्म, नैतिकता, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, ये सब सामूहिक प्रतिनिधान है। ओके। दुर्खीम ने भी टोनीज की तरह समाज के 2 प्रकार बताए, लेकिन उनका आधार अलग था। पहला था यांत्रिक समाज यानी मैकेनिकल सोसाइटी। ये कैसा समाज है? सोचते हैं, यहाँ एकता, समानता पर आधारित होती है और यहाँ कानून बहुत कठोर होते हैं, दमनकारी कानून। और दूसरा प्रकार? दूसरा है सावयवी समाज यानी ऑर्गेनिक सोसाइटी। ये आधुनिक समाज है। यहाँ हर कोई अलग अलग काम करता है, मतलब विशेषीकरण होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। जी, और इसीलिए लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ एकता पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है और यहाँ के कानून क्षतिपूरक होते हैं, मतलब उनका उद्देश्य सजा देने से ज्यादा नुकसान की भरपाई करना होता है। ये बहुत ही स्पष्ट है। दुर्खीम का एक और कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, सामाजिक तथ्य। हाँ, सोशल फैक्ट। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य लोगों के सोचने, अनुभव करने और कार्य करने के तरीके हैं। इनकी 3 विशेषताएं हैं, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। मतलब ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और लगभग पूरे समाज में पाए जाते हैं। बहुत खूब। अब समन्वयात्मक संप्रदाय में एक और विचारक हैं, सोरोकिन। पीटर सोरोकिन। इनकी पुस्तक है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने पर बहुत जोर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का काम है बाकी सभी सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से मिले निष्कर्षों में समन्वय स्थापित करना। मतलब एक तरह से मैनेजर का काम। हाँ, कह सकते हैं। उनका कहना था कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाओं में जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं
उनका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। और जो विशेष लक्षण हैं, उनका अध्ययन वो खास विषय जैसे अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र खुद करेंगे। समाजशास्त्र तो बस कॉमन पैटर्न को स्टडी करेगा। समझ गए आप। तो ये तो हुई क्षेत्र की बात। अब विषय वस्तु पर आते हैं। इसमें एलेक्स इंकल्स ने क्या कहा? इंकल्स ने अपनी किताब व्हाट इज सोशियोलॉजी में विषय वस्तु जानने के 3 रास्ते बताए। ऐतिहासिक मार्ग मतलब संस्थापकों के विचार देखो। दूसरा, अनुभाविक मार्ग यानी आज के समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं वो देखो। और तीसरा, विश्लेषणात्मक मार्ग यानी तर्क और विवेक से तय करो कि क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने विषय वस्तु को कैसे बांटा? कॉम्ट ने इसे 2 बहुत ही सरल भागों में बांटा। पहला, सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स। स्थितिकी मतलब जो स्थिर है। हाँ, इसमें समाज की संरचना का अध्ययन होता है। वो संस्थाएं जो समाज को स्थिरता देती हैं, जैसे धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा। और दूसरा भाग? दूसरा है सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनामिक्स। इसमें सामाजिक परिवर्तन, विकास और प्रगति का अध्ययन होता है। समाज कैसे बदलता है। एक समाज की बनावट और दूसरा समाज का बदलाव। बहुत बढ़िया। दुर्खीम ने भी तो विषय वस्तु को बांटा था। जी, दुर्खीम ने 3 भाग बताए। पहला, सामाजिक आकारिकी मॉर्फोलॉजी, जिसमें जनसंख्या का घनत्व, वितरण जैसी चीजों का अध्ययन होता है। दूसरा, सामाजिक कायिकी फिजियोलॉजी। इसमें समाज के अलग अलग अंगों के कार्यों का अध्ययन होता है, जैसे धर्म का क्या कार्य है, कानून का क्या कार्य है। और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी। इसका लक्ष्य है इन सब अध्ययनों के आधार पर सामाजिक नियमों का निर्माण करना। ओके। और अंत में गिन्सबर्ग। इन्होंने 4 भाग बताए। हाँ, मॉरिस गिन्सबर्ग। पहला भाग दुर्खीम जैसा ही है, सामाजिक आकारिकी। दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, संघर्ष, समायोजन। ठीक है। तीसरा है सामाजिक व्याधिकी सोशल पैथोलॉजी। इसमें सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध, बाल अपराध का अध्ययन किया जाता है। व्याधिकी मतलब समाज की बीमारियां। बिल्कुल। और चौथा है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल। वो कानून, प्रथा, रीति रिवाज जो समाज को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत व्यापक वर्गीकरण है ये तो। जी। तो आज हमने समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु को बहुत विस्तार से समझा। हमने 2 प्रमुख विचारधाराओं स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक को जाना। परीक्षा के लिए इन सभी विचारकों के नाम, उनकी किताबें और उनके मुख्य कॉन्सेप्ट्स ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से। तो आज की चर्चा के अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा, समाजशास्त्र के दायरे को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा है। आज के इस बदलते हुए डिजिटल समाज में, जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए तरह के सामाजिक संबंध बन रहे हैं, क्या समाजशास्त्र का क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाना चाहिए या उसे अपनी मूल अवधारणाओं पर ही केंद्रित रहना चाहिए? ये सोचने वाला प्रश्न है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।